अब और नहीं, और ज्यादा बिल्कुल ही सहन नहीं होगा। पत्र के पीछे एक दूसरा पत्र भी था, लेकिन उसे देखा नहीं। अपने को संबोधित पत्र में जो मुट्ठी भर आश्वासन मिल पाया था, उसे मैं यत्न से सहेज लेना चाहती थी। पराधीन और निर्भर तो शोभन से अधिक मैं थी। मीनल को होश आ गया था, लेकिन मन से वो बिल्कुल ही स्वस्थ नहीं थी। ऐसा लगा जैसे उसे मुझे पहचानने में भी कठिनाई हो रही है। साहस करके मैंने उसके माथे पर हाथ रख दिया। मेरी हथेली थोड़ी देर वहां रही, फिर उसके चेहरे पर एक खिंचाव उभरा और आंखों की कोर से कनपटी तक आंसुओं की एक रेखा खिंच गई। अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाकर उसने मेरी हथेली थाम ली। बोली कुछ नहीं, और फिर अचानक मैंने देखा मेरी उंगलियों में वो कुछ टटोल रही है। मेरी उंगली में पड़ी हुई वो मीने वाली अंगूठी उसने उतारी और खींचकर अपनी हथेली में दबा ली। एक क्षण के लिए मैं अवसन्न हो गई। मुझे लगा जैसे नीले कमरे के छज्जे से मुझे किसी ने अपनी फूलबगिया में ढकेल दिया है, और फूलबगिया में मेरे चारों ओर फूलों की बजाय जंगली कांटेदार झाड़ियां हैं, और उन झाड़ियों से न जाने कितने अमानवीय चेहरे लगातार मुझ पर हंस रहे हैं। मैं सिहर उठी। स्टेशन के बाहर शहर का वातावरण बहुत अंधेरा, उदास और भीगा हुआ था। शायद कहीं बारिश हुई थी। गाड़ी में मानसिक थकावट के कारण मैं सो गई थी। प्रयाग स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही जो झटका लगा था, वो शायद मेरी आत्मा को भी महसूस हुआ था। तभी इतनी अनायास मेरी आंख खुल सकी थी। गाड़ी स्टेशन पर काफी लेट पहुंची थी। थके ऊबे और उनींदे लोग अपने अपने अपरिचय में सिमटे हुए जल्दी से जल्दी स्टेशन से बाहर आकर अपनी अपनी मंजिल को चले जाना चाहते थे। भीड़ का वो बहाव बाहर अंधेरे में बड़ी आसानी से देखते देखते खुलता जा रहा था। बहुत आशंकित मन शायद न रहा हो, पर अंधेरे से कुछ तो भय लगा ही। किसी तरह साहस बटोरकर रिक्शा लिया। सड़क पर दूर दूर लगी हुई बत्तियों के नीचे से रिक्शा गुजरता तो मन एक क्षण के लिए आश्वस्त होता, लेकिन अंधेरे की पट्टी दोबारा शुरू होने पर फिर वही आशंका आ घिरती। जाने कैसा भय था वो। कभी लगता जैसे कोई अनहोनी मेरा पीछा कर रही है, और कभी ऐसा लगता जैसे आगे अंधकार के बाद और अधिक अंधकार का भय फैला हुआ है। रिक्शा फाटक तक कब पहुंचा ये मैं सहसा जान नहीं पाई। देखा तो शोभन वहां खड़ी थी, आश्चर्यचकित। मुझसे अधिक आशंकित संभवतः शोभन ही लगी। घबराहट भरे स्वर में उन्होंने पूछा, अकेली आई हो कुंतल? साथ कोई नहीं आया? सहसा मैं कुछ कह नहीं पाई। मीनल की वेदना मन में थी, लेकिन उसे किस सिरे से कहा जा सकता है ये निर्णय करना कठिन था। शोभन लगातार कई प्रश्न पूछते गए, जैसे वहां के समाचार, और फिर सबसे अधिक अपनी रक्त कमल मीनल के बारे में। उत्तर इतना सहज नहीं था। प्रसंग को प्रकट करने में अपनी असमर्थता छुपाने के लिए मैं रिक्शे से सामान उतारने लगी। तब शोभन को भी याद आया कि पहले सामान उतारा जाना है। फिर जैसे लज्जित होकर उन्होंने जल्दी जल्दी सामान दोनों हाथों में लटकाया और अंदर की ओर चली। फूलों वाले उपवन से गुजरी तो क्षण भर ठहर कर परिचित मादकता भरी सुगंध बटोर लेने का मन हो आया। अंदर पहुंचते पहुंचते मन की वो आशंका काफी हद तक खुल चुकी थी। आशंका के अंतिम तार भी शोभन की पुलकित बाहों का दबाव पाकर टूट गए। तन्मयता के उन एकांत क्षणों में इतना अवश्य अनुभव हुआ कि जैसे फुलबगिया की वो लतर आसपास की किसी खिड़की से अंदर झांक रही हो। मेरी मन स्थित का आभास शोभन को भी हुआ। उनसे छुपा नहीं रहा कि इतने दिनों के बाद मिलने पर जो एकांत तन्मयता उत्पन्न हुई थी, उनमें कहीं हल्की दरार भी है। ये अनमनापन उन्हें अच्छा नहीं लगा। बहुत स्नेह से बाहों में कसकर उन्होंने पूछा, क्यों कुंतल, कुछ विशेष बात है ना? सच बताना, कुछ ऐसा है जो तुमने हमें बताया नहीं। मन को
एक झटका सा लगा कि क्या बताऊं और कैसे बताऊं। तन्मय एकांत के क्षणों में इस अप्रिय प्रसंग का जिक्र बहुत अच्छा भी नहीं लगा, लेकिन दूसरा कोई उपाय तो नहीं था, क्योंकि मन के अंतर का सत्य छुपाकर कब तक रखा जा सकता था। इसमें संदेह नहीं कि मीनल का वो प्रसंग मेरे लिए सुखकर नहीं था, और भी विशेषकर तब जब मेरे और शोभन के बीच दूरी कम होकर भी कम न हो पा रही हो। विवश होकर वो सब कुछ बता देना पड़ा। सुना सुना कर शोभन सन्नाटे में आ गए। ऐसा लगा जैसे वो वहां नहीं है। मन पश्चाताप से भर उठा। वो प्रसंग उनसे कहा, इसका खेद मन में था, लेकिन दूसरा उपाय भी क्या था? बताए बिना भी तो शोभन सहज नहीं हो सकते थे। इतने दिनों बाद तो यहाँ आई थी, इस नील कमरे में सब कुछ भूल जाने के लिए, स्नेह सुख और शांति में खो जाने के लिए, लेकिन अनायास अपने बीच उठकर खड़ी होती हुई इस दीवार का क्या किया जाए? शोभन इतने अधिक उदास हो गए थे कि उनके पास शब्द नहीं थे, और उनकी इस उदासी और खामोशी के साथ मेरी आशंकाएं फिर सजीव हो उठी थीं। इस रक्त कमल को खोकर मैं किस बुरी तरह टूट जाऊंगा, ये मैं कल्पना नहीं कर पाता। और अक्सर ऐसा होता है कुंतल, जिसके लिए टूटो वो कभी तुम्हें संभालने नहीं आता। सवेरे फुलबगिया में आई तो मन में जाने कैसी सनसनी भर गई। मैंने देखा कांटेदार जंगली लतर बुरी तरह बढ़ आई थी। मन को धक्का लगा। शोभन को पता तो रहा होगा कि इस जंगली लतर से मुझे घृणा है, फिर उन्होंने इसे क्यों बढ़ने दिया? क्षुब्ध होकर मैंने चाहा कि उसे नोच कर फेंक दूं, लेकिन पहली बार हाथ रखते ही उस जंगली पौधे ने हिंसा से मुझे डस लिया। उसके कांटे उंगलियों में चुभ गए। वो पीड़ा मेरी पराजय में बदल गई। हताश होकर मैंने उसे ज्यों क्या त्यों छोड़ दिया। ठीक है, उसे बढ़ने दो, देखती हूँ ये कितना बढ़ती है। उनकी सारी रात की गहरी उदासी मेरे मन को कचोट रही थी। उस दिन भी उनको अपने में डुबो लेने के मेरे कितने ही प्रयत्न बेकार हो गए। उनके मन को मैं सहज नहीं कर पाई, और उनकी ये बेचैनी दूनी होकर मेरे प्राणों में समा गई। निद्राहीन बेचैन रातों का एक पूरा सप्ताह इस यातना में बीता कि मैं कह नहीं सकती। 8वें दिन यात्रा के उस सागर से मुक्ति की तरह सहज मीनल अपने पिता के साथ आ पहुंची। उसके आते ही मैंने देखा कि शोभन के चेहरे पर पहली बार एक ताजापन आया। मीनल किसी डरे हुए बच्चे की तरह हम लोगों से चिपक गई थी। उसका इस तरह समर्पित होना मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो जंगली लतर मुझे याद आने लगी। चाय नाश्ते का प्रबंध करने हटी ही थी कि मीनल नीले पर्दों वाली नील कमरे में किसी बिल्ली की तरह पहुंच गई। चाय नाश्ते का प्रबंध करते करते सहसा मुझे इनके लिखे पत्रों के कुछ शब्द याद आने लगे। महाराज हर्षवर्धन की महारानी को हर्षवर्धन की प्यारी बहन राजश्री भगा ले गई है आजकल। एक के बाद दूसरे शब्द कानों में गूंज जाते और मेरे तन मन को हिला जाती। तुम तो कुंतल मुझे तब भी प्यार करोगी ना, जब मैं पढ़ा लेखक नहीं रहूंगा। अत्यंत सशक्त व्यक्तित्व, वैभव, समृद्धि, तेज वाला व्यक्ति नहीं रहूंगा। इन्हीं पंक्तियों में खोई खोई बार बार गर्म पतीली छू लेती। हाथ जल जाने पर महसूस करती कि मैं चौके में हूँ, कहीं और नहीं। जैसे मीनल के घर में आ जाने से वे पंक्तियां और भी बार बार कानों के पास आ टकराने लगती। सुनो, कल दशहरा है, मेरा बहुत बहुत सा प्यार, और उसमें से एक कण भी तुमने मीनल को दिया तो फिर अच्छी बात नहीं होगी। सुनो, कहाँ तो खोई खोई सी रहती हो कुंतो? मैं कब से पुकार रहा हूँ। स्वर शोभन का था। मैंने चौंक कर उनकी ओर देखा, लज्जित होकर बोली, कुछ भी तो नहीं है, आप कहिए। उन्होंने बिना कुछ कहे बायां हाथ खींचा और मुट्ठी में बंद एक अंगूठी उंगली में पहनाने लगे। मैं चौंक उठी। ये तो वही अंगूठी थी। ये कहाँ मिली?
पगली, तुमने तो बताया नहीं। मीनल के पिताजी ने सारी कहानी बता दी, वही इसे लाए थे। मेरे मन में आया कि अब मैं ये अंगूठी न पहनूं, पहननी चाहिए भी नहीं। कुछ झूठापन सा महसूस हुआ, फिर भी मैं उनका आग्रह रोक नहीं पाई। अंगूठी पहन तो ली, पर वो कैसी पराई पराई सी, बदली बदली सी लग रही थी। सारा दिन घर हंसी और उल्लास से गूंजता रहा, लेकिन रात घिरते घिरते उदासी केवल मेरे निकट सिमट आई। निचले कमरे में बड़े पलंग पर कमजोर लेकिन प्रसन्न मीनल लेटी हुई थी और पास बैठे हुए शोभन दुनिया भर की जाने कितनी बातें किए जा रहे थे। बातों का कहीं अंत ही नहीं था। मीनल के पिताजी दूसरे दिन घर लौट गए, लेकिन मीनल वहीं रह गई। मीनल और लगातार बढ़ती जाती जंगली लतर समझ नहीं पाती थी कि ये लतर कितनी जल्दी बढ़ रही थी, और कोई पौधा तो इतनी जल्दी नहीं बढ़ता। शरीर थका हुआ था ही, मन भी स्वस्थ नहीं था। जंगली लतर मेरे मन पर किसी मनहूसियत की तरह चिपक गई थी। फिर भी खाना बनाया। मीनल मेहमान थी, इसलिए प्रयत्न करके अधिक से अधिक व्यंजन बना लेना आवश्यक था। जैसे तैसे खाना तैयार हुआ। सोचा शोभन और मीनल को कह दूं कि खाने के लिए नीचे आ जाए। थकावट इतनी थी कि नीचे से आवाज देने का साहस न हुआ। धीरे धीरे करके सीढ़ियां चढ़ी। उदासी के कारण थकावट और अधिक हो गई। नीले कमरे का पर्दा हटाकर मैंने आवाज दी, शोभन। मेरी आवाज के साथ ही कमरे के दूसरे सिरे पर हल्के अंधेरे में पलंग पर सहसा एक आंदोलन हुआ। अचकचा कर शोभन उठकर खड़े हो गए। मीनल ने दूसरी ओर करवट बदल ली। मेरे पुकारने और शोभन के उठ खड़े होने के बीच पलक मारते जो कुछ दिखा वो समझा जाने योग्य न था। इसके बाद मैं वहां ठहरी नहीं जानती पैरों में इतनी गति कैसे आ गई थी। पलक मारते मैं नीचे आई। नीचे आते आते मैंने सुना शोभन ने आवाज दी थी। मैं रुकी नहीं, सीधे अपने कमरे में आकर पलंग पर गिर गई। थोड़ी देर बाद शोभन आए, स्वर याचना से भरा हुआ और शरीर आशंकित। संभवतः वे अगर आते नहीं तो मैं कुछ सोच सकती, कुछ निर्णय कर सकती। क्षमा याचना के साथ उन्होंने जो कुछ कहा वो मैं ठीक ठीक सुन नहीं पाई, रो पड़ी। संभवतः उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि मीनल को बहुत तेज दर्द होने लगा था। दर्द तो मुझे होने लगा था, तेज और अभी। इसके लिए शोभन के पास क्या उपचार था? बार बार क्षमा याचना और खुशामद और अर्थहीन सौगंधें। उन्होंने बताया कि मीनल तो वापस कलकत्ते जाएगी ही। उस दिन वो प्रसंग वहीं समाप्त हो गया, कम से कम अस्थायी रूप से। 2 दिन बाद मीनल को कलकत्ते वाली गाड़ी पर चढ़ा दिया गया था। उनके बाद भी दिन पहले की तरह सहज नहीं हो पाए, जैसे कहीं कुछ खो गया था, कोई अनहोनी सी घट गई थी। मीनल को गाड़ी पर चढ़ाकर हम दोनों घर लौट आए। शोभन रास्ते में चुप ही रहे। मैं भी कुछ नहीं बोली। फूलबगिया से होकर हम गुजरे तो सहसा मेरी निगाह उसी जंगली लतर पर पड़ी। वो कांटेदार जंगली लतर बुरी तरह फैल गई थी और आसपास लगे हुए गुलाब के पौधों पर इस तरह छा गई थी जैसे उन्हें खा जाएगी। मन नहीं माना, मैं ठिठक गई। शोभन रुके नहीं, बढ़ते हुए दरवाजे तक पहुंच गए थे। उन्हें आवाज देकर रोकना पड़ा। थोड़ा सा हिचकिचाते हुए वे वापस लौटे। लौटकर विचित्र अजनबीपन के साथ पूछा, क्या है, यहाँ क्यों रुक गई? स्वर की रुखाई की ओर ध्यान न देकर जैसे अपने में ही खोई हुई मैंने कहा, शोभन, इसे उखाड़ कर फेंक दो ना। मुझे डर है एक दिन ये जंगली लतर सारे पौधों पर छा जाएगी और फिर लहलहाते गुलाब सूख जाएंगे। शोभन हंसने लगी। उनका उस तरह हंसना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने जिद करते हुए कहा कि अभी तुम नहीं उखाड़ोगे तो मैं ही इसे यहाँ से साफ कर दूंगी। शोभन ने उसी तरह हंसकर बात को फिर टाल दिया। फिर गंभीर होकर बोली, अंदर चलो, अभी बहुत सा काम पड़ा है, कर डाला जाए।
काफी दिन से कुछ किया ही नहीं गया। कुछ पुस्तकों की पांडुलिपियां तैयार करनी है। दिन रात लगकर काम करना होगा, तभी काम पूरा हो पाएगा। अपनी बात की उपेक्षा से आहत, अपनी उपेक्षा से पराजित मैं चुपचाप अंदर आ गई। उस दिन कुछ भी और किया न जा सका। शाम होते ही टाइपराइटर लेकर बैठ गई। अपने आप में खोई, डूबी और उदास पन्ने पर पन्ने तैयार करती रही। कभी कभी बीच में ध्यान आ जाता तो लगता कि शोभा ने पूछा भी नहीं, जानना भी नहीं चाहा कि मेरे मन में क्या कुछ घुट रहा है। अंदर का वो घुटा हुआ धुआं मानस पर उभर आता तो पांडुलिपि के शब्द धुंधले हो जाते और हाथ बंद कर रह जाते थे। ऐसे क्षणों में ये उदासी एक चिढ़ बन जाती थी, एक खींच में बदल जाती थी और ऐसा लगता था कि शोभन और अपने बीच अनायास उठ आई इस शीशे की दीवार को और ऊंची हो जाने दो। मन कभी कभी बहुत अधिक परेशान हो उठता था। दिन रात लगकर पांडुलिपियां तैयार करने के व्यस्त कार्यक्रम में हमारा नित्य का कार्यक्रम मीनल को पत्र लिखकर 3 मील दूर स्टेशन छोड़ने का भी होता था। पता नहीं ये उसी लतर से जुड़े हुए दुर्भाग्य की रचना थी या सत्य। हाँ, एक दिन शोभन ने मुझे बताया कि उनकी बातचीत भारत पब्लिशर से हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि इसीलिए पांडुलिपियां जल्दी तैयार करनी पड़ेंगी और फिर एक दिन उन्होंने सहसा बताया कि भारत पब्लिशर के यहाँ से आमंत्रण आया है। वे लोग कलकत्ते में कोई बड़ा सेमिनार कर रहे हैं। शोभन ने कहा, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, घूमना भी हो जाएगा और लगे हाथों किताबों के छपने का प्रबंध भी हो जाएगा। वहां जाकर बातचीत करने से शर्तें अच्छी तय हो सकती हैं। बात सुनते सुनते न जाने क्यों स्मृति में मीनल की आकृति घूम गई। सारी योजना पर मीनल उसी जंगली लतर की तरह फैली हुई दिखाई दी। मैंने कहा, फिर तुम हो आओ, मैं नहीं जाऊंगी और फिर इधर मेरा जी भी कुछ अच्छा नहीं है। शोभन शायद कुछ समझ गए या उन्हें मेरे मन की कड़वाहट का पता चल गया। तुरंत बोले, लो, अगर तुम्हें नहीं जाना तो मैं भी नहीं जाता। उन्हें पत्र लिख लेता हूँ कि अभी व्यस्त हूँ। कहकर वो चुप हो गए। लगा कि मन में उद्विग्न और असंतुष्ट भाव है। टहलते टहलते बात बदलकर बोली, कुंतल, एक बात बताओ, तुम इतनी विरक्त सी क्यों रहती हो? बात क्या है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बोली, कुछ नहीं। हाथ में पकड़े हुए स्वेटर की लगातार चलती हुई सलाइयों में मैंने निगाह और भी अधिक गड़ा ली। वे अतिरिक्त स्नेह के साथ बोले, तुम्हें खूब खुश रहना चाहिए। अपने खाने पीने का भी अब खास ध्यान रखना चाहिए। शोभन मान मनोहार पर उतर आए। भावी शिशु का विषय लेकर कितनी तरह से मुझे छेड़ा कि मेरे मन की गांठ खुल जाए। सच कहूं तो एक सीमा तक ऐसा हुआ भी। अपने मातृत्व की कल्पना करके मन में एक पुलक भर गई और तब अवसर देखकर शोभन ने फिर कहा, अच्छा बताओ कुंतल, कलकत्ते चलोगी? हर बार की तरह कुंतल एक बार फिर हार गई। मैंने उनकी आंखों की ओर देखते हुए हाँ कर दी और मन ही मन अपने को कोसती हुई बोली, न जाने क्या है इन आंखों में जो विवश कर देता है। उसके साथ ही साथ मन में उस दिन वाला नीले कमरे का नीला रहस्य उभर आया। शोभन नीचे चले गए थे। चाह कर भी उस नीले रहस्य से मन अलग नहीं हो पा रहा था। विषाद और कड़वाहट धुल गई थी, इसीलिए उस दृश्य के प्रति उत्सुकता सी पैदा हो गई थी। जैसे मन की आंखों पर बल देकर मैंने देखने का प्रयत्न किया कि नीले कमरे के उस नीले रहस्य का रूप क्या था। आकृतियां स्मृति में बहुत साफ नहीं हो पाईं, फिर भी दृश्य बहुत अधिक स्पष्ट नहीं था। वो रहस्य नहीं, यथार्थ था। शोभन अस्त व्यस्त होकर सहसा अलग हट गई थी, लेकिन मीनल को सहज होने में कुछ क्षण लगे थे। वे क्षण जिनमें सयत्न मीनल ने अपने
उधड़े हुए शरीर को ढकने का प्रयत्न किया था और फिर करवट बदलकर उसने अपने आप को छुपा लिया था। कलकत्ते जाने की तारीख पक्की करने के बाद शोभन ने पहला पत्र मीनल को लिखा। मेरा शरीर कई रोज से स्वस्थ नहीं था, इसलिए मुझे इतना साहस नहीं हुआ कि उस घटना पर प्रश्न चिन्ह लगाऊं। पत्र लिखने के बाद शोभन ने कहा, आज 15 तारीख हो गई है कुंतल, और 20 को हमें जाना है। तैयारी अभी से कर लो, तब कहीं काम चलेगा। दिन बहुत कम थे और काम बहुत अधिक। किताबों की भूमिकाएं अभी लिखी जानी थीं। पांडुलिपियों की प्रेस कापियां तैयार कर ली थी। शोभन रात रात भर लिखते रहते, दिन में मैं भी उनकी सहायता करती। ठीक 19 तारीख को सवेरे 7 किताबों की पांडुलिपियां तैयार हो गईं। आज सचमुच मैं खुश थी और मन में उत्साह था। पांडुलिपियां सहेजने के बाद यात्रा की तैयारियां शुरू हो गईं। आज से 4-5 दिन पहले संभवतः तैयारी में ऐसा मन न लगता। आज सचमुच तैयारी जैसी तैयारी हो रही थी। रास्ते में आराम करने के लिए बिस्तर, खाने पीने के लिए एक सामान, पहनने के अलग अलग अवसर के कपड़े और छोटा मोटा न जाने कितना सामान। शोभन मन में बड़ी संतुष्ट थी। तैयारियों का उपसंहार करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि मैं अपनी दवाएं भी रख लूं। 20 दिसंबर को सर्दी बहुत अधिक हो गई थी। गाड़ी को स्टेशन से वापस लाने की समस्या थी, इसीलिए रिक्शे से जाना पड़ा। इसलिए ठंडी हवा के झोंके शरीर में चुभ रहे थे। शोभा ने कहा, कलकत्ते में इतनी सर्दी नहीं होगी। स्टेशन पर भयानक भीड़ थी। अगर रिजर्वेशन न होता तो जाना कठिन हो जाता। सोचती हूँ कि 6 रोज पहले कैसा मन था और आज कैसा हो गया था। आज वो सब कुछ जैसे मैं भूल गई थी। यात्रा का उत्साह मन में पुलक बनकर समा गया था। शोभन रास्ते में कहने लगे कि इस बार लौटने में शांति निकेतन और जगन्नाथपुरी जाएंगे। वैसे कलकत्ते में भी घूमने की जगहें काफी हैं। हावड़ा स्टेशन अजीब ही जगह है। वो स्टेशन कम लगता है, अस्तबल ज्यादा। पहुंचते ही ऐसा लगता है जैसे आसपास के घोड़ों के हिनहिनाने और खुर पटकने की आवाजें आएंगी। ऐसे स्टेशन पर एक संतोष होते हैं प्रियजन। शोभन आतुरता के साथ उठे और दरवाजे पर जा खड़े हुए। एक क्षण के लिए वो ये भूल गए कि उसी द्वार से दूसरे मुसाफिरों को उतरना था। जल्दी जल्दी उन्होंने आसपास दृष्टि दौड़ाई और सहसा एक ओर से भागती आती मीनल उन्हें दिखाई दे गई। नितांत अनौपचारिक उस छोटी सी भेंट के तुरंत बाद मीनल को याद आया कि वहाँ कोई और भी है। वो झपट कर गले से लिपट गई। टैक्सी में शोभन ने जैसे क्षमा याचना करते हुए मीनल से कहा, मैंने वचन दे रखा है मीनल, इसलिए बुरा मत मानना। किताबों के अनुबंध होने हैं, उनमें 2-3 दिन लग जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर हम 3 होंगे और इस बार तो हम दूर दूर तक घूमने चलेंगे। मीनल निरुत्साहित हो गई। फिर भी उसने कहा, ठीक है शोभनदा, लेकिन 3 दिन से अधिक नहीं। मीनल साथ साथ उस गेस्ट हाउस तक गई जहां हमारे ठहरने का इंतजाम भारत पब्लिशर की ओर से किया गया था। वहां रहने की एक एक सुविधा की परख स्वयं करने के बाद मीनल ने कहा, मुझे टैक्सी स्टैंड तक छोड़ दोगे शोभनदा? टैक्सी स्टैंड तक क्यों? कुंतल, तुम थोड़ा आराम करो। मैं मीनल को घर छोड़कर आया। शोभन ने कहा, मैं सफर से थकी हुई थी, इसीलिए लगा कि यह ठीक ही है। शोभन और मीनल दोनों चले गए। वो दिन पूरा थकावट को उतारते बीता। हम लोग कहीं जा नहीं सके, काम भी तो कुछ नहीं हो सका। नाश्ता करने के बाद ही हम लोग सो गए थे और जागे तो मालूम हुआ दोपहर ढल रही थी। गेस्ट हाउस के नौकर ने बताया कि भारत पब्लिशर के निदेशक रतनलाल जी आए थे।
नौकर ने कहा भी कि हमें जगा दे, लेकिन रतनलाल जी ने ही मना कर दिया कि अभी सोने दो, मैं फिर आ जाऊंगा। शोभन ने थोड़ा सा लज्जित होते हुए नौकर से पूछा, कब आने को कह गए थे? साहब ये तो नहीं बोले। शोभन ने पूछा, तुम उनके पास जा सकती हो? साहब हमको बोल गए हैं कि आपके लिए उठते ही नाश्ता दूं। ठीक है, नाश्ता तैयार है। शोभन ने पूछा। फिर सहसा बोले, अच्छा अभी ठहर जाओ, ऐसा करो जरा सा रतनलाल जी के पास चले जाओ, उनसे कहना मैंने याद किया है, नाश्ता उनके ही साथ करूंगा, उनसे भी कह देना। नौकर बड़े अदब से झुककर चला गया। रतनलाल जी को आने में देर नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे वे हमारे जागने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बेहद हंसमुख, शालीन, विनम्र, लेकिन तेज। देखने में वे किसी व्यावसायिक संस्था के निदेशक कम बुद्धिजीवी अधिक लगते थे। सफेद खादी के कपड़ों में उनका व्यक्तित्व काफी गरिमा में लगता था। मध्ययुगीन साहित्य की उन्हें अच्छी जानकारी थी, ये बातचीत के दौरान पता लगा। चाय पीते पीते उन्होंने सूफी कवि जायसी से लेकर नाथ संप्रदाय के कवियों तक के बारे में जाने कितनी बातें बताईं। मध्ययुगीन साहित्य और समाज के इतिहास के बारे में शोभन भी कम नहीं जानती थी। एक आध बार तो अनुमान लगाना कठिन हो जाता था कि दोनों में से कौन किसको प्रभावित कर रहा है। चाय समाप्त हुई और मुझे आश्चर्य हुआ कि सारा समय साहित्य के इतिहास की चर्चा में समाप्त हो गया। ये तो बहुत बाद में पता लगा कि रतनलाल जी साधारण व्यवसायी नहीं थे। व्यवसाय में जल्दबाजी शायद उनके लाभांश को बढ़ाने में बाधक होती है, ये उन्हें पता था। पुस्तकों के अनुबंध दूसरे रोज संपन्न हो गए। उन पांडुलिपियों के अतिरिक्त रतनलाल जी ने उनसे ये भी अनुबंध किया था कि अगले सेट के लिए वे नए लेखकों की कृतियां संपादित करके देंगी। रतनलाल जी का संपर्क केवल इतने ही व्यवसाय संबंध में सीमित नहीं था। दूसरे दिन रात को अपने घर पर डिनर के समय उन्होंने पूछा, शोभन जी, कुंतल जी पहली बार यहाँ आई हैं?